started our lecture with ultrasound and then we moved to X-ray. अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोगों ने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को स्टडी किया था विच इज द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। इसको हमने कैसे डिस्कस किया था कि बेसिकली क्वार्ट्ज का क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है इन विच ईच सिलिकॉन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, और हमने कहा था कि व्हेन जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसड्यूसर जो होता है, दिस piezoelectric crystal could both act as a generator as well as a receiver for the ultrasound। रिसीविंग किस तरीके से होती है कि जब piezoelectric crystal के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है to due to this disalignment, due to this stress, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस जो हैं वो डिस्प्लेस होते हैं। ड्यू टू दैट EMF is generated which would be received by either computer या सेकंड हमारे पास क्या था, ऑसिलोस्कोप था। एंड इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी कि जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप होगा उसके दरमियान जो पीक्स के दरमियान जो टाइम डिफरेंस होगा वुड नोट दैट कि अगर ये मेरे पास इंसिडेंट वेव है और ये मेरे पास रिफ्लेक्शंस आई हैं, विद ईच बाउंड्री क्या हो रहा था हमारे पास, अटेनुएशन हो रहा था। एंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम बिटवीन दीज टू की बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके अगेंस्ट हम लोग जो है थिकनेस जो है ऑफ दैट सरफेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था उसका फॉर थिकनेस, जो हमारे पास आया था उसके अंदर बिटवीन द टू वो बाउंड्रीज के अगेंस्ट जो टाइम पीरियड हमारे पास आया था, उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे कि जी थिकनेस ऑफ बोन या इज इक्वल्स टू C into delta T divided by 2। C हमारे पास क्या था, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम, ये डेल्टा टी ये डिफरेंस बिटवीन द टू पीक्स हमारे पास एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो एको वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है। एट द फर्स्ट प्लेस अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस ही किस तरीके से होती थी, व्हाट वाज दैट, अल्ट्रासाउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पास, हाउ अल्ट्रासाउंड वाज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले तो ये कि अल्ट्रासाउंड्स होते क्या थे, हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड किसकी बेसिस पे होती थी, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे। उसमें हम लोग क्या करते थे, हम एक EMF उसको प्रोवाइड करते थे क्रिस्टल को, ड्यू टू विच ऑसिलेशन आती थी उसके अंदर, ऑसिलेशन ऑफ द crystal atoms, and due to when that oscillation matches the output EMF, तो एटम्स जो थे वो ऑसिलेट करते थे विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड which would give us frequency of wave which falls in the ultrasound region। ठीक है, यहाँ पे दोबारा रिवाइज है, transducers are devices which can change one form of energy to another। In this situation electrical energy is converted into sound and back, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फॉर्म में वो क्रिएट हो रहे थे। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के अंदर हमारे पास किस तरीके से वो वर्कआउट करता है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर टाइप ऑफ इलेक्ट्रो acoustic transducer, that is sound based transducer है, that converts electrical charges produced by some form of solid material into energy। The word piezoelectric literally means electricity caused by the pressure। stress से हमने कहा था ना कि जब हम उसको प्रेस करते हैं अगेंस्ट बॉडी तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेस जो है हमें रिफ्लेक्टेड वेव्स की फॉर्म में वापस आएगा और हम लोगों को
रिजल्ट्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, जो हमने यहाँ प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस किया था, और फिर वहां से हम लोग थिकनेस ऑफ द मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये यहाँ पे उन्होंने वही पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन piezoelectric crystal is stressed, it induces a potential difference. When the potential difference applied across it, it gives a compression. So when alternating voltage is put through the transducer, it causes the crystal to contract and expand, making it vibrate. This would produce the ultrasound waves. अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर हमारे पास आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू पुट द डायग्राम, जहाँ पे ये आई नॉट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई टी की इक्वेशन थी। आई आर और आई टी किसको शो कर रहा है बच्चों? इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड वन। रिफ्लेक्टेड वन एंड ट्रांसमिटेड वन। तो जो हमारे पास टोटल इंटेंसिटी होती है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी होती है, इट एड्स अप टू गिव द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव, हमारे पास उनके सम के इक्वल हमारे पास होती है। वो डायग्राम में उसमें तो बनाना, इसमें तो अटैच करना भूल गया। बट अल्ट्रासाउंड जो इंसिडेंट होंगी, अ पार्ट ऑफ विच विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट ऑफ विच विल गेट्स ट्रांसमिटेड। एंड अगर उसका मीडियम जो है वो थिक है, सो ऑब्वियसली ये उसका स्ट्रेट विदाउट चेंज इन मीडियम आना था, उससे बिलो की तरफ ट्रांसमिटेड। तो द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू वो, द बाउंड्री कुड बी ईदर एयर एंड स्किन, लिक्विड एंड टिश्यू एंड टिश्यू एंड बोन। हम लोगों ने कल उसका पूरा टेबल जो था उसको रिव्यू भी कर लिया था। The distance between the boundary and transistor can be discovered using a simple equation which is 2d over t। अब ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको प्रीवियसली लिख के दिखाई थी इन टर्म्स ऑफ, I wrote it as c delta t over 2। तो ये वही इक्वेशन इन अदर फॉर्म। अकोस्टिक इम्पिडेंस हमारे पास किसके इक्वल होती है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड। ये डेंसिटी ऑफ किसकी है? मटेरियल, जिसमें वो n हो रही है, एंड ये स्पीड इन दैट मटेरियल है। आई गेस इन द लास्ट लेक्चर आई मिस्टेकनली सेड कि ये c वुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बट आई थिंक सो मैंने करेक्शन कर दिया था कि अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती। मैं अल्ट्रा वर्ल्ड और अल्ट्रासाउंड को मिक्सअप कर रहा था। तो ईदर इफ यू वुड रिव्यू दोज लेक्चर, देन यू विल फाइंड आउट कि मैंने वहां पे c को आज रेफर किया है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको अपने एंड के ऊपर जो है वो करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हमने प्रीवियसली पढ़ा विच इज सी डेल्टा टी ओवर 2। एंड थर्ड फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये पे के, ये हमारे पास ये आई आई आर ओवर आई नॉट किसको इंडिकेट कर रहा है हमारे पास? इसकी कौन, इसको क्या टर्म, इसको क्या नाम देते थे इस टर्म को हम लोग? विच टर्म इट इज कॉल्ड? आई ओवर आई Peaking नॉट। coefficient, caustic हम्म, acoustic coefficient. यस, acoustic coefficient, yeah। सो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? अल्फा से। And intensity of the sound can be discovered by using acoustic impedance of the boundary I Z2 plus Z1। यहाँ पे बाउंड्रीज भी शो की हुई है कि ये नॉर्मली हमारे पास क्या होती है बिफोर एंटरिंग द बॉडी, एंड इट इज के जिस मीडियम वो इंटर हो रही है वो Z2 के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही डायग्राम बनी हुई है जो मैंने अभी प्रीवियसली ड्रॉ की कि इंसिडेंट इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू सम ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और इनका रेशियो जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू acoustic impedance alpha। ये theory you could read it from here, and from each boundary जो वो reflect होगी हमारे पास, उसमें क्या आएगी? attenuation आएगी, and that attenuation coefficient is equals to I is equals to I naught e to the power of minus mu naught x। यहाँ पे mu किसको शो कर रहा है हमारे पास? attenuation coefficient, ये this mu, and with each boundary हमारे पास wave क्या होगी? एक्सपोनेंशियली क्या होगी? ड्रॉप होगी हमारे पास। दिस इज x1/2, फिर 2x1/2,
3x 1/2 and so forth and so on. बाकी जनरेशन एंड जो उसके प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड है वो मैंने आपको रिव्यू करवा दिए हुए थे। आई होप थोड़ा सा माइंड में ये पॉइंट सेटअप हुआ होगा। टू टाइप्स ऑफ स्कैन होते हैं हमारे पास, ए टाइप स्कैन एंड बी टाइप स्कैन। ए स्कैन और बी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास? जो बेसिक टाइप ऑफ बी स्कैन स्कैन होता है उसको मल्टीपल ए, ए स्कैन से बनता है। हाँ मल्टीपल ए स्कैन से बनता है। मैं उसको ऐड करना यहाँ पे भूल गया। आई वुड गो टू दैट इंडिविजुअली उसके अंदर। ठीक है। देन हमारे पास जो है आता है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे किस तरीके से होती है हमारे पास। एक्सरे के अंदर हम लोगों ने किस इफेक्ट को यूज किया था? ब्रेमस्टालिंग इफेक्ट को यूज किया था। ब्रेमस्टालिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स सडनली क्या करेंगे, डीसेलरेट करेंगे, तो वो फोटॉन्स एमिट करेंगे व्हिच वुड फॉल इन द रीजन ऑफ व्हाट? Electromagnetic spectrum. उसमें कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? वैसे सर मेरा एक्सरे क्वेश्चन ऐसा है स्पेक्ट्रम के सर। अंदर वो एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करेगा कि जब उनमें सडन डीसेलरेशन होगी तो दे वुड फॉल इन एक्सरे स्पेक्ट्रम। उनकी वेवलेंथ हम लोगों ने एएस के अंदर पढ़ी हुई है कि जो एक्सरेज होती हैं दे हैव अ वेवलेंथ बिटवीन -8 to -13। ये हमारे पास डायग्राम होती है जिसके अंदर हमारे पास कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। एनोड को हमने वोल्टेज बिगड़ दी होती है जो इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट करते हैं, तो सच स्पीड टारगेट मटेरियल को जब वो हिट करेंगे तो हमारे पास डीसेलेरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वुड एमिट एन एनर्जी व्हिच वुड फॉल इन द रीजन ऑफ एक्सरे। वो एक्सरेज जो है वो यहाँ से जो निकलेंगे उसको क्या कहते हैं? क्लुमिनेटेड एक्सरेज हमारे पास जो है वो पैरेलल बीम की फॉर्म में जो है वो आएंगी। और इस इफेक्ट को क्या नाम कहते हैं? ये डीसेलरेशन वाले इफेक्ट को ब्रेमस्टार्लिंग इफेक्ट, ब्रेकिंग रेडिएशंस इन जर्मन। Most of the universe emits electron from a cathode, accelerate with them with the voltage and allow them to hit an anode, which would emit X-rays photon. These X-ray photons can be categorized as bremsstrahlung और करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हम कहते हैं। करेक्टरिस्टिक का टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी एक ग्राफ दिखाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि दे वुड प्रोड्यूस सर्टेन इंटेंसिटीज जो कि रिलेटेड होंगी उस टारगेट मटेरियल के साथ। तो ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी हम इनको उस बेसिस पे कहते हैं कि हमारे पास ये जो पीक्स आएंगे उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस स्पेक्ट्रम में फॉल, इसके स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टारगेट मटेरियल कौन सा था। इस वजह से उन्हें करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी कहते हैं। ये कट ऑफ वेवलेंथ होती है हमारे पास और ये जो शॉर्प पीक्स आ रही हैं ये करेक्टरिस्टिक होती हैं बेसिकली हमारे पास। ओके। Okay. देन एक जो हमारा कल का रिमेनिंग टॉपिक था दैट वाज जो हम लोगों को कवर अप करना था इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस एंड कंट्रास्ट का टॉपिक जो था वो हमारे पास रह गया था। उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती हैं एंड हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं। एज द नेम इंडिकेट्स आपके माइंड में थोड़ा सा एक पिक्चर जो है वो बिल्डअप हो गया होगा कि सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं हमारे पास। Low and high energy photons. हाँ जी, जिसके अंदर लो एंड हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देन जो सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज हैं जब हम इसको डिस्कस करते हैं दैट बेसिकली हेल्प अस टू गेट द बेटर इमेज यूजिंग एक्सरे हमारे पास ना। तो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये कंट्रास्ट यू कैन सी है कि ये लाइट डमर है और यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक कंट्रास्ट आया हुआ है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस हम लोग सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज को जो है वो डिस्कस करते हैं उसके अंदर। एंड सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ऑफ द एक्सरेज जो होंगी दैट वुड बी
So low and high energy photons are sometimes referred to as soft and hard X-ray respectively. Hard X-rays with shorter wavelength are more penetrating. They are more desirable. Penetration ज़्यादा होने की वजह से उनके जो images हैं वो sharper build होते हैं. And to increase the hardness, increase the potential difference between the anode and cathode. अब आपको ये point अपने mind में रखना है कि in order to increase the hardness, the potential difference between the anode and the cathode is increased. Soft X-rays, on the other hand, are long wavelength are less useful for radiography because they are largely absorbed near the surface of the body, being X-rayed. They do not contribute in making images, but increases exposure. हमने जब भी X-rays को use करना होता है, हमें 2 points को अपने mind में रखना होता है. And what are those 2 points? कि जो patient है, उसको minimum exposure हो. Where is the black color? हाँ. हमें 2 points को अपने माइंड में रखना होता है फॉर इम्प्रूविंग द एक्सरे इमेज एंड दैट इज के मिनिमम एक्सपोजर हो उसको और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ एंड अब्जॉर्ब्ड हो रही होती है ना ऑब्वियसली हमें इसको मिनिमाइज करना होता है ठीक है मिनिमम एक्सपोजर टू सॉफ्ट एक्सरेज because they would mostly be absorbed by the body and second important point हमारे पास क्या होता है to improve the contrast of the image so that we can easily distinguish between soft tissue and area under observation. So, in order to avoid soft X-rays, हम लोग जो है एक फिल्टर अटैच करते हैं उसके अंदर उस फिल्टर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या करेंगे सॉफ्ट एक्सरेज को क्या कर लेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड रेस्ट को जो है वो मतलब जो एक्चुअली यूजफुल है हमको आगे जाने देंगे और इस तरह के फिल्टर्स को कहते हैं इंटेंसिफायर स्क्रीन्स ठीक है जो सॉफ्ट एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ये जो इंटेंसिफायर स्क्रीन्स होती हैं दे कंटेन phosphorus phosphor दैट सेंटिलेटर का भी एक टर्म हम लोग आके जाके पढ़ेंगे वो जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली क्या करते हैं लाइट एमिट करते हैं विजिबल रीजन emit light in visible region हमारे पास और इमेज को हम व्यू कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन अच्छा back to this a filter such as few millimeters of aluminum or copper may be used to harden the beam of by absorbing most of the low energy photons the remaining photons are more penetrating and are more useful for the रेडियोग्राफी एल्युमिनियम एंड कॉपर क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो दे कुड एब्जॉर्ब इजीली शार्पनेस इन कंट्रास्ट शार्पनेस हमें बताता है ये अब आपको डेफिनेशंस इनकी आनी चाहिए हाउ वेल डिफाइंड द एजेस ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर शार्प इमेज पैरेलल एक्स-रे बीम इज रिक्वायर्ड व्हिच कैन बी डन by reducing area of the target node, reducing size of the window, or use a metal blockage to get illuminated beams. सबसे पहले sharpness क्या होती है कि how well the edges are formed. ठीक है एंड शॉर्पर इमेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन रिड्यूस द एरिया ऑफ द टारगेट नोड reducing the size of the window or use a metal blockage to get the collimated बोली जा रहा हूं मैं तब से collimated beams कंट्रास्ट हमारे पास क्या होता है अब कंट्रास्ट में हमारे पास क्या होता है अब ये आप देख सकते हैं इन दोनों इमेजेस के अंदर ठीक है this is what contrast is the degree of blackening of the image of the organ as compared to the neighbor tissues it depends on the absorption of the x-rays अब ये देखो ये आपके पास लाइटर आ रहा है ये हमारे पास डार्कर आ रहा है इसका बैकग्राउंड इज मोर blackened as compared to this one so इस तरह के images को क्या कहते हैं जिसमें डिग्री ऑफ blackening of the image of the organ as compared to the neighboring tissues अब ये अटेन्युएशन की क्वेश्चन आ गई है हमारे पास वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इसका भी इफेक्ट जो है वो
डिके करेगा एक्सपोनेंशियली, एंड यहाँ पे अगेन वो वाली चीज आ गई जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला, ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ द टारगेट मटेरियल, इस वजह से एक्सरेज को करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी कहा जाता है। And there's a cutoff minimum wavelength when all of the energy of the electron is converted into single photon. It has high frequency and a very short wavelength हमारे पास होती है। Now let me take you to the here. इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन है which are good हमारी कोर्स बुक के अंदर, X-rays like our radiation can damage living tissues, causing mutation that can lead to the growth of cancerous shell। ये हम लोगों ने ओ लेवल्स के रेडिएशंस वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, कि हम लोगों ने जहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बैकग्राउंड रेडिएशंस में आर्टिफिशियल सोर्सेज भी आते हैं, उन आर्टिफिशियल सोर्सेज को हम लोगों ने क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर जो है इट कुड बी डैमेजिंग टू आवर लिविंग टिश्यूज दैट कुड लीड टू द cancerous cells. A radiographer may choose to record the X-ray image of the film digitally. X-rays are only weakly absorbed by photographic film. So, अब अगर वो absorb फोटोग्राफिक फिल्म में वीकली वो absorb हो रही है, दैट मीन्स के रेस्ट ऑफ द वो मटीरियल एक्सरेज कहाँ पे absorb होंगी? Surface. पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर वो फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर मिनिमम जा रही है तो उस वो ज्यादातर कहाँ पे स्टॉप होंगी जाके? बॉडी एंड टिश्यूज के अंदर, विच कुड बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिफायर स्क्रीन्स यूज करते हैं। दीज शीट्स आर मेड दैट कंटेन्स phosphorus substance that emit visible lights when it absorbs X-ray photons. The film is sandwiched between two intensifier screen. Each X-ray photon absorbed result in several thousands of light photons, which then blacken the film. This reduces the patient exposure up to 100 to 500, factor of 500. And digital image intensifiers are also used. The incoming X-rays strike a phosphorus screen producing visible light photons. Then these releases electron from the photoelectron image। ये collimated हमारे पास X-rays आ गए, ठीक है। दोनों हमारे पास इनसाइड जो है वो वैक्यूम है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं विच इज फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द एक्सरेज, और यहाँ पे हमारे पास जो है इमेज पुट किया जाता है, वो स्क्रीन्स को पुट किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। Major intensifiers are useful in technique called fluoroscopy. A continuous X-ray beam is passed through the patient onto a fluorescent screen where a real-time image is formed. और कंट्रास्ट के अंदर वही वाली है यहाँ पे, बस बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि स्टमक के लिए अगर हमें स्टमक एरिया की इंटेस्टाइन वाले एरिया को जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग कुछ सॉल्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंट्रास्ट मीडियम इज अ सब्सटेंस सच एज आयोडीन और बेरियम विच इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज, एंड इन आवर पेशेंट्स बॉडी वो कहाँ पे फोकस करेगा? स्टमक एरिया के अंदर, इंटेस्टाइन एरिया के अंदर। सो अगर हमें उस एरिया को क्लियर करना है एज कंपेयर टू द कंट्रास्ट बिल्ड करना है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टिश्यूज, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक बेरियम का कैप्सूल देंगे, सोलो बेरियम कंटेनिंग लिक्विड, और हैव सिमिलर लिक्विड इंजेक्टेड इनटू द टिश्यूज ऑफ द इंट्रास्ट। द टिश्यूज इज देन वुड एब्जॉर्ब द एक्सरेज बेटर, और उसकी एजेस जो है वो मोर शार्पर एंड क्लियर होंगी हमारे पास। तो उनकी एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास जो है बेटर इमेजिंग जो है वहां पे क्रिएट होती है। आप इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था कि जो सिटी स्कैन का टॉपिक है दैट इज मेनली कि हमारे पास एक्सरेज ये होते हैं सिटी स्कैन के अंदर, बस उसको अगर हम लोग जो है रोटेट करें अराउंड द पेशेंट्स बॉडी, तो मल्टीपल एक्सरे इमेजेस को अगर हम लोग कंबाइन करें तो दैट गिव्स अस द सिटी स्कैन। सिटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। और जो एक्सरे इमेज को अगर हम लोग जो है टू डायमेंशनल में ले जाएं, सो हमारे पास वो क्या बन जाता है, हमारे पास सिटी स्कैन बन जाता है। ठीक हो गया। एंड Hmm. जो सिटी स्कैन है उसके हमें पता है कि पेशेंट लाइज इन अ वर्टिकल रिंग ऑफ एक्सरे डिटेक्टर, एक सर्कुलर रिंग होता है जिसके इन बिटवीन जो है वो पेशेंट को इट्स पुट अंडर दैट,
एंड एक्सरेज आर रिवॉल्व्ड अराउंड द बॉडी, और हमारे पास एक 2 डायमेंशनल इमेज जो है वो एक्सरे जो है वो बिल्डअप होता है। तो जो एक्सरे ट्यूब है that would rotate around the ring, exposing the patient to a fan-shaped beam of X-rays, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो उन एक्सरेज के अगेंस्ट जो हमारे पास आएगा, कंप्यूटर कंप्यूटर डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है उस उन एक्सरेज के अगेंस्ट जो है वो इमेज बिल्ड करेगा, और हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर उसका रियल टाइम इमेज जो है वो अवेलेबल होगा। सिटी स्कैन के अंदर हमारे पास जो है यही है कि एक्सरे जो है फैन शेप जो एक्सरेज हैं वो एक्सपोज होती हैं, और वो डिटेक्टर जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द बॉडी, और हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो बिल्ड करता है। और इसको कंप्यूटराइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली जो है वो बिल्डअप किया जाता है, और बाकी आगे तक इसके अंदर कोई फर्दर डिटेल नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग सिटी स्कैन के बेनिफिट्स की बात करें, तो जो एक्सरे होता है वो भी यूजफुल है। सिटी स्कैन के सर्टेन होते हैं कि अगर हम लोगों को 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास, और डिफरेंट टिश्यूज के लिए, एंड इट कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टिश्यूज विद क्वाइट सिमिलर डेंसिटीज। एक्सरे जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर पाएगा कि अगर कोई नेबरिंग टिश्यूज हैं उनकी भी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली एक होगा तो उनके बिटवीन कंट्रास्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगा, whereas we can achieve that very easily when it comes to CT स्कैन। और सिटी स्कैन जो है सिटी स्कैन जो है उसका एक फायदा हमारे पास ये भी होता है कि वो इट मेक श्योर्स के जो पेशेंट है वो मिनिमम एक्सपोज हो एक्सरे से, और जितनी भी एक्सरे उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम डोज जो है उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, और उसके टिश्यूज जो है वो मिनिमम उस एक्सरेज को क्या करें, एब्जॉर्ब करें। ठीक है। सही है। बाकी जो सिटी स्कैन, बल्कि आई थिंक सो यही लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं। सिटी स्कैन बेसिकली ऐसा होता है कि पेशेंट इन बिटवीन होता है, ये हमारे पास रेडियल डिटेक्टर होता है जिसके अराउंड एक्सरे जो है वो क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो बिल्डअप होता है, लाइक ये डोनट शेप्ड हमारे पास वो होता है। इसमें जो है एक्सरे का जो डिटेक्टर है वो रोटेट करता है अराउंड द पेशेंट्स बॉडी, और हमारे पास इस तरह के जो 3 डायमेंशनल इमेजेस हैं वो बिल्डअप होते हैं, और वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन द नेबरिंग टिश्यूज। हम इसका एक फायदा ये भी होता है कि बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम एक ही एरिया को डिफरेंट स्लाइसेस में बिल्डअप करके उसको ब्रेक डाउन करके हम रीच कर सकते हैं टू द डेस्टिनेशन एरिया, जिसको बेसिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। ये उसने स्लाइसेस ऑफ द इमेजेस शो किए हैं, बल्कि उसने यहाँ पे लिखा भी होगा। Section through a head of a 10-year-old boy, you can see the hematoma bruising arising from being struck on the side of the head. This causes pressure on the brain. अब ये कलर सेंसिंग के थ्रू हम लोग उसको जो है एरियाज को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं यूजिंग अ सिटी स्कैन। अगेन आई रिपीट अगेन एंड अगेन के सिटी स्कैन जो एक्सरे है दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अगर एक्सरे को अराउंड द बॉडी इन अ डोनट शेप्ड डिटेक्टर को रोटेट करेंगे देन वी विल हैव अ अ, मतलब सिटी स्कैन हमारे पास उसके अंदर जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, और सिटी स्कैन के अंदर हम एरियाज के इमेजेस को इजीली स्लाइस अप कर सकते हैं, और उसको डेप्थ के अंदर जो है वो हम लोग अंडर स्टडी कर सकते हैं। The last topic that we're going to study is the positron emission tomography, and that would put an end to our medical physics eventually. So that's it for today. Yeah. Okay, the first question is, the electromagnetic radiation of a single constant frequency is incident onto a metal surface. This causes electrons to be exchanged by maximum kinetic electrons is independent of the intensity. Because we know that the frequency determines only
determines the, yeah, I believe it determines the energy of the photons, where intensity accounts for the number of electrons. Number of photons, sorry. Hence, kinetic energy is independent of intensity. The second part we have is to find out the energy of the incident photon. We have electron volts, we have wavelength. Okay. So hc over lambda का फॉर्मूला यूज हो सकता है. We have h as 6.6 10 raised to the minus 34, c as 3 raised to the power 8 divided by the wavelength, which is 215 nanometer. क्या आंसर है इसका? 5 electron volts. Rounded off. एनर्जी क्या निकली उसके बाद फिर हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड करके करेंगे ना हम लोग. हाँ वो मैंने कर लिया था, एक मिनट देखता हूँ. Let me get my calculator. Energy is coming out to be 7.9 into 10 raised to the minus 19 joules. इसको किससे डिवाइड करेंगे to get into electron volt? 1.6 times 10 power minus 19. This would give us 5 electron volt. And then work function find out करना है. We know that work function is equals to बल्कि पहले तो लिख देते ना, Energy is equals to work HF function plus K. work function, and work function is equals to E minus HF. तो हमारे 5 पास minus एनर्जी क्या 1.4. निकली? 5 minus 1.4, which would be equals to 3.6 electron volt. The next question is state what is meant by photons. Photon is defined as the packets of discrete packets of energy or quantum of energy of electromagnetic radiations. Then we have to find out the wavelength. उसमें mega electron volts में energy दी हुई है for 1 gamma rays photons हमने find out करना. We have to find the wavelength. So E is equals to HF and F is equals to C over lambda. So lambda would be equals to HC over E. H is 6.16 times per minus 34. C is 3 times power 8 divided by E, which is 0.57 into 10 raised to power 6. So 1.6 times 10 power minus 19. बल्कि इसको उसमें जाउस में जाने के लिए 1.6 into 10 per minus 19 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. वेवलेंथ क्या है? 2.2 times 10 power minus 12. minus 20. Minus 12. Check your answer again. 6.16 times minus 34 times 3 into 10 raised to power 8 divided by 0.57 into 10 raised to power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19.
12 नहीं आएगा, गामा रेडिएशन है, वेवलेंथ छोटी होगी। बल्कि हाँ मेरा ठीक है, माइनस, 12 ही आ रहा हाँ है। से सी -12 भी आ रहा है। मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एच ए ओवर ओवर सी। लेमडा के 6.16 into 10 power -34 divided by 2.2 into 10 power -12 is giving 3 into 10 power -22. And now we have to calculate the speed. स्पीड के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 157 है, 157 टाइम्स 1.6 × 10⁻27 1.66। एंड c इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, सी 3 times 10 power 8। c वो तो इज नहीं यूज इक्वल्स करना। टू p ओवर मोमेंटम इक्वल्स mv यूज कर सकते हैं। मोमेंटम ओवर मास बन जाएगा ना, p ओवर मोमेंट, p ओवर m। p ये हमारे तो पास है हमारे मोमेंटम क्या पास। निकला था, 3 into 10 3 -22 divided by 157 times 1.6 into 10⁻27. This would give us a speed of 1.2 into 10⁻³ meters per second. उसने कहा by reference to your answer, C1 explained quantitatively by the speed of samarium 157 nucleus may be assumed to be, because the speed of light is 3 into 10⁸ और photons को भी कह सकते हैं, and the speed we calculated, speed calculated is 1.2 into 10⁻³, which is much less than the speed of light. And that accounts for the quantum, medical, and nuclear physics.